ये है मीवा साडो, एक जापानीज जर्नलिस्ट जो कि 159 आवर्स ओवरटाइम काम करने की वजह से 2013 में ये दुनिया छोड़ के चली जाती है। वहीं 2018 में मत्सुरी खुद की जान ले लेती है, जो कि अगेन हर हफ्ते बहुत काम करी थी। और ऐसे कई सारे हादसे हैं जहां जापान और कोरिया जैसी जगह पे लोग ओवरटाइम की वजह से मारे जाते हैं। इस चीज को जापानीज में करोशी कहा जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स का असर इनकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ता है, यानी कि लोग जिंदगी जीने से ज्यादा सिर्फ पैसों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद वो आराम से अपनी जिंदगी जिए। अब एग्जैक्टली इसी के ऑपोजिट चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा, I did not intend to get rich. I wanted to get independent. और यही थॉट्स हम तापसी पन्नू के इस पॉडकास्ट में भी सुन सकते हैं। ऑपोजिट मेरे से, वो ऐसे खर्च करते हैं सोच सोच के कि मतलब अपने साथ पैसे लेके ही जाएंगे। मैं गरीब मरना पसंद करूंगी, मैं गरीब जीना नहीं पसंद करूंगी। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरी किताब भी लिखी जा चुकी है। आई नो हम में से कई लोग ये सोचते होंगे कि यार हम क्या करें, कभी कोई हमसे पैसे सेव करने के लिए बोलता है और ये बुक हमें उल्टा करने के लिए बोल रही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले इस स्टडी को सुनिए। एक रिसर्च में 1000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी खुशी को 1 से 5 के स्केल में रेट करने के लिए कहा गया, जिसमें 1 का मतलब था कि वो बहुत डिप्रेस्ड है और 5 का मतलब था कि बहुत ज्यादा खुश है। सरप्राइजिंगली इस स्टडी में लोगों की एवरेज हैप्पीनेस रेटिंग 2.6 से 2.8 ही रही, यानी कि वो 3 भी नहीं थी, जो कि बहुत शॉकिंग था। स्टडी से ये पता चला कि जिन लोगों की रेटिंग 3 से नीचे थी वो या तो $1500 से कम कमा रहे थे या फिर $6000 से ज्यादा कमा रहे थे। यानी कि वो लोग जिनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग तो खुश नहीं थे, लेकिन उनके साथ साथ जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे भी आ रहे हैं वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचा था उन पैसों को एंजॉय करने के लिए। इसका मतलब है कि इस थियोरी के अकॉर्डिंग बीच में एक स्वीट स्पॉट है जहां सबसे ज्यादा हम खुशी पा सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर हमें सबसे ज्यादा खुशी चाहिए तो हम करें क्या? तो इसके लिए इस किताब में 5 चीजें मेंशन की गई हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। इस वीडियो में हर एज के लोगों से ये पूछा गया कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। जो जवान लोग थे उन्हें अपने पढ़ाई से रिलेटेड रिग्रेट्स थे, पर जैसे जैसे ये लोग बूढ़े लोगों से सवाल पूछते हैं तो इनमें से मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा पछतावा ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। एक और डेटा सुनिए। डॉक्टर रंगन चैटर्जी अपने पॉडकास्ट में ब्रॉनी वेयर, जो कि बहुत ही मशहूर नर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पेशेंट्स के डेथ बेड पर 5 सबसे बड़े रिग्रेट कौन से थे, जिस पर वो नर्स बताती हैं कि उन लोगों की सबसे पहला रिग्रेट था कि काश वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते, और दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट था कि काश वो इतना ज्यादा काम अपनी लाइफ में ना करते और लाइफ को एक्चुअल में जीते। I wish I hadn't worked so hard. अब ये सारे रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने कभी मेमोरी डिविडेंड में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। मेमोरी डिविडेंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां हम अपनी मेमोरीज में पैसा खर्च करते हैं ताकि सालों साल उन मेमोरीज को याद करके हम खुश रह पाए। इंडिया में मेजॉरिटी अपने मेमोरी डिविडेंड के तौर पर शादियों में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा जाता है। जैसे कि अभी अनंत और राधिका अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी ने 5000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए, जिसकी वजह से ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी बन गई। वहीं इनके दूसरे बच्चे ईशा और आकाश पे अंबानी ने सिर्फ 800 करोड़ रुपए खर्चे थे, जो कि शायद मुकेश अंबानी के लिए बड़ी बात नहीं थी, पर ये शादी एक मेमोरी डिविडेंड के तौर पर इन्हें और इनके गेस्ट को सालों साल याद रहेगी, क्योंकि ये अंबानी के घर में इस जनरेशन की आखिरी शादी थी। इसके बाद अब इनके घर में अगली शादी कम से कम 20 सालों के बाद आएगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी सारी सेविंग शादी में खर्च कर दें और उधार लेने लग जाएं। अंबानी के लिए 8000 करोड़ रुपए उनकी वेल्थ का 5% भी नहीं था। इस पॉइंट का सिर्फ ये मतलब है कि हमें मेमोरी डिविडेंड बनाने हैं और ये मेमोरीज बहुत सस्ते टूर करके अपनी फैमिली के साथ भी बनाई जा सकती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि डू नॉट वेट फॉर ओल्ड एज। स्टीफन स्टर्न अपने काम की वजह से ओवरवेट थे और इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। जब वो जवान थे तब उन्होंने जिम जाकर वेट लॉस किया था और एकदम फिट हो गए थे, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने जिम छोड़ दिया, जिनकी वजह से उनका वेट दोबारा से बढ़ गया। पर फिर जब वो सालों बाद रिटायर हुए तब उन्होंने वापस अपना वेट लॉस करने की ठानी, पर तब तक उनके शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से वो इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी स्टीफन ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी, जिसके बाद जो सालों से उनकी नी पेन थी वो भी चली गई। स्टीफन अब वो सारा काम कर सकते हैं जो एक 30 साल का जवान कर सकता है। पर यही इन्वेस्टमेंट अगर वो अपनी हेल्थ पे पहले करते तो शायद आज उन्हें अर्थराइटिस जैसी बीमारी ही नहीं होती। यहाँ तक कि बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो लोग अपनी जवानी में एक्सरसाइज करते हैं वो 70 और उसकी बाद वाली उम्र में बहुत हेल्दी रहते हैं दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली। यानी कि अगर हम अपने हेल्थ में 20s में ही इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी बेनिफिट हमें ओल्ड एज में देखने को मिलता है। हमें बूढ़े होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है जिसे कहा गया द ग्रेट ब्रेन एक्सपेरिमेंट।
इस स्टडी में 25,000 लोगों को एक ऐप की मदद से डिफरेंट गेम्स खिलवाई गई। इस ऐप में कई सिंपल गेम थी जिसमें रिस्क कम था और कई गेम्स में रिस्क ज्यादा था, जैसे कि गैम्बलिंग एक्सेट्रा। जब रिजल्ट्स बाहर आए तो रिसर्चर्स को ये पता लगा कि जो बूढ़े पार्टिसिपेंट थे वो गेम में ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे, वहीं जवान लोग बहुत रिस्क ले रहे थे। और इसी वजह से हमें 20s और 30s में ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, जिससे हमें फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न मिल पाए। अब ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ से हम कूद जाएं या फिर 10 लोगों के परिवार में अगर सिर्फ हम ही कमाने वाले हैं तो हम नौकरी छोड़ दें। रिस्क लेने का मतलब ये है कि हम डर डर के ना जिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फिर भी आप अपने परिवार के साथ कोई वेकेशन नहीं लेते या किसी शादी में नहीं जाते, क्योंकि आपने अपने मन में ठानी है कि जब तक मेरे अकाउंट में 3 करोड़ नहीं होंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब खुद की ईगो के लिए फैमिली को टॉर्चर मत करो। आई होप यू गॉट द आइडिया कि रिस्क का मतलब क्या है। थर्ड पॉइंट कहता है कि यू शुड स्पेंड मोर इन योर 20s। इस 3 ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। ये 3 ट्रायंगल्स हमारी लाइफ के 3 अलग अलग फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहला फेज है जब हमारी उम्र 20 से 30 साल की है। इस फेज में हमारे पास हेल्थ और टाइम ज्यादा है पर पैसे थोड़े कम है। दूसरा ट्रायंगल है जब हम 30 से 60 साल के होते हैं, जिसमें हमारे पास हेल्थ, वेल्थ और टाइम सब ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। और लास्ट में आता है जब हमारी उम्र 60 से ज्यादा हो जाती है। इस टाइम पर हमारे पास पैसे भी हैं और बहुत फ्री टाइम है, लेकिन हमारी हेल्थ में बहुत सी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है। इन तीनों में अगर कोई टाइम सबसे अच्छा है तो वो है पहले के 2 ट्रायंगल्स, जिसमें हम एक्चुअल में खुद के लिए मेमोरीज बना सकते हैं। और जरूरी नहीं कि मेमोरीज बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके मॉरिशस में ही बने। छोटे लोकल वेल प्लान्ड पिकनिक या मनाली कसौली में खुशी के ट्रिप्स भी वो मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में ये 70 साल का बिलियनर एक लाइफ लेसन हमें बता रहा है जो उन्होंने अपनी माँ से सीखा, जिसकी वजह से वो एक बिलियनर भी बने। उनके हिसाब से हमें अपने 20s में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए। 30s में हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है और उसके बारे में बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। 40s में हम उस चीज से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ताकि 50s और 60s में हमें कोई पैसे की चिंता ना हो। अब हमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि रिसर्च कहाँ है, तो इस स्टडी को सुनिए। मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट विलियम जे चोपी को अपनी रिसर्च में ये पता चलता है कि गुड मेमोरीज और हेल्थ में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी जिन लोगों के पास बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं वो आगे चलकर ज्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शिफ्टिंग माइंडसेट अबाउट रिचेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप अमीर हो तो हमें से ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं यार हम अमीर नहीं हैं। और यही एग्जैक्ट सवाल बॉब माले से इंटरव्यू में पूछा गया। तो जिन्हें नहीं पता बॉब माले कौन है, तो बॉब माले एक जमैकन सिंगर और गिटारिस्ट थे जिन्होंने बहुत फेमस बम भोलेनाथ सॉन्ग भी गाया था। एनीवेज, इस इंटरव्यू में बॉब माले से पूछा जाता है कि आप तो बहुत फेमस सिंगर हो, आपने तो अपने म्यूजिक से बहुत पैसे कमाए होंगे और आप बहुत अमीर होंगे। और इस सवाल पर बॉब माले ये कहते हैं, Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life forever. ऐसा ही कुछ एटीट्यूड टॉमिस्लाव पर्को का है, जिनकी 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से जॉब चली जाती है और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि अब तक मैं किस चीज के लिए जी रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो दुनिया घूमेंगे और वो बहुत ही कम पैसों में दुनिया घूमने निकल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लर्निंग होती है और उनकी बहुत अच्छी मेमोरीज बनती है। वो वापस आके खुद की एक ट्रैवलिंग एजेंसी भी खोलते हैं और साथ ही साथ ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, फंड रेजिंग से भी पैसे बना लेते हैं। आज टॉमिस्लाव के क्रोएशिया में 2 रूट्स नाम से जूस और कॉकटेल बार्स हैं। इन शॉर्ट, रिचेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अगर हम ठीक से प्लान करते हैं दूसरे टाइप की अमीरी उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू बैलेंस सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। अब हमें से कई लोग सोच रहे होंगे यार फिर अब एक्शन प्लान है क्या। वैसे तो सबके लिए एक्शन प्लान अलग अलग होता है, पर जनरली एक्सेप्टेड रूल ये है कि हम 50-30-20 प्रिंसिपल को यूज करें। इसे समझने के लिए हम मानते हैं कि हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है। आई नो हमें से बहुत से लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है, बट क्योंकि इसमें गणित करना आसान है तो इस नंबर को हम मान लेते हैं। अब 1 लाख का 50% हुआ 50,000 रुपए। तो इस 50,000 को हमें अपने बेसिक नीड्स पूरे करने में यूज करना है, जैसे कि रेंट, खाना, पेट्रोल, बिजली एक्सेट्रा। फिर 30% हम अपने डिजायर के लिए यानी वेकेशन और एंजॉयमेंट जैसी जगहों में खर्च कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 20% यानी 20,000 रुपए हमें सेव और इन्वेस्ट करने हैं। और ये 20,000 रुपए पर मंथ 12% के हिसाब से 20 सालों में बहुत बन जाते हैं। अब इसका रिवर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 सालों के बाद अगर हम हर महीने 50,000 रुपए निकालें तो कितने टाइम तक हमारे ये पैसे चलेंगे। अगर बैंक से उस वक्त भी हमें 7% रिटर्न मिल रहा होगा अपने फाइनल अमाउंट पर। इसे SWP कहा जाता है, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान।
अब हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें मैंने इन्फ्लेशन, टैक्स और ये सब चीजें नहीं ऐड की है। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ थिंकिंग मॉडल समझाने के लिए लिया है। आप इन कैलकुलेटर को यूज करके खेल सकते हैं और जो भी वेरिएबल्स आपको लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ओवरऑल गेम यही है। अब हो सकता है कई लोग कमेंट कर रहे होंगे कि यार आपने भी इतनी सारी वीडियोस बनाई है जिसमें आप कहते हो कि सेविंग करो। इसका मतलब मेरे लिए यही है कि या तो आपने 1 पूरी वीडियो नहीं देखी या फिर 2 आपको वीडियो समझ ही नहीं है। देखिए, रियल लाइफ के सवालों का आंसर हाँ या ना में नहीं होता। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि लाइफ की किस सिचुएशन में क्या करना है, और ये सारे पॉइंट्स जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है, इवन शुरू के एग्जाम्पल में जब हमने 1500 और $6000 की बात करी थी कि कहां पर खुशी मिलती है, ये सारी चीजें एक बैलेंस को फाइंड करने के लिए ही है। अब हमारे लिए ऑब्वियसली ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये वाले स्टेप्स जो इस बुक में दिए गए हैं डाइव विद जीरो आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी बुक समरी हिंदी में सुनिए गूगल ऐप पर, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और हाँ, जो हमारे फ्रेंड्स इस बैलेंस को नहीं समझ पा रहे हैं और हर वक्त काम करते ही रहते हैं, उनके साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।